नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर मैं इस वक्त आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, इन तमाम लोगों को इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और सिर्फ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का इंतजार है कि देश की सरकार में लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ होकर सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को अगला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिलने वाला है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव आएगा तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए गठबंधन की राजनीति में और इस देश की राजनीति में भी बदलाव आएगा। तो तमाम लोगों की नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। और इस बीच जो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार का चयन कर लिया है, यानी उन नेता का चयन कर लिया है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनकी औपचारिक घोषणा कब होगी और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस नाम पर सहमत हो गया है? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में सहमति बन गई है? और अगर सहमति बनी है तो उस सहमति का फॉर्मूला क्या है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या टास्क दिया गया है? जी हां, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या टास्क दिया गया है और कितने समय में उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक 3 वर्ष का होता है। तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और नई भारतीय जनता पार्टी आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से खड़ी हुई नजर आएगी, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। हमारा ये YouTube प्लेटफॉर्म नया है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म के वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और हर स्टोरी पर अलग अलग आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उस राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपका क्या मानना है। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की स्टोरी पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर फैसला कर लिया है और सूत्र ये बता रहे हैं संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। लेकिन संसद के मानसून सत्र से पहले ज्यादा संभावना इस बात की है कि 15 से 18 जुलाई के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चंपारण की धरती पर जो कार्यक्रम है 18 जुलाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो चेहरा है, या यूं कहो कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चेहरा है वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से आ जाएगा। ज्यादा संभावना इस बात की है। कौन कौन से नाम है? इस बीच में आपने तमाम नाम सुने होंगे, 2 दर्जन से ज्यादा नाम आप सुन चुके हैं। शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में ना बताया जा रहा हो। नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, इन तमाम लोगों के नाम भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में बताया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का भी नाम आया। इस बीच में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है। हालांकि महिलाओं के नाम पर, दक्षिण भारत के नाम पर तमिलनाडु के नेताओं का भी नाम आया। आंध्र प्रदेश बीजेपी की जो अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी, उनका भी नाम आया। स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी है चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया है, जिनके समर्थन के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, उनके सिस्टर इन लॉ भी है, तो डी पुरंदेश्वरी का भी नाम आया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनका नाम भी निकलकर सामने आया। स्मृति ईरानी का नाम भी निकलकर सामने आया। हालांकि वो फिर से एक बार टीवी सीरियल की दुनिया में वापस लौट गई हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो तमाम राज्यों के नाम निकलकर सामने आए। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है इस साल अक्टूबर-नवंबर में। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना है, केरल में होना है, असम में होना है।
तो कई तरह के नाम निकलकर सामने आते रहे और मैंने कहा 2 दर्जन से ज्यादा नाम पिछले कुछ दिनों से राजनाथ सिंह का भी नाम आ रहा है, नितिन गडकरी का भी नाम निकलकर सामने आया, कई अन्य नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आए और तमाम नेताओं के नाम के साथ अपने अपने तर्क जुड़े हुए हैं। चाहे हम भूपेंद्र यादव की बात कर ले, चाहे हम धर्मेंद्र प्रधान की बात कर ले, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। शिवराज सिंह चौहान एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले माने जाते थे, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी से बड़े नेता माने जाते थे। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज उन्हें देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में लाना चाहते थे नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी रेस में सबसे आगे निकल गए। आज शिवराज सिंह चौहान उन्हीं नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब का भी नाम आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अमित शाह द्वारा नियुक्त किए गए और अमित शाह उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी रणनीति पर, उनकी सांगठनिक क्षमता पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब जो दिक्कत हो रही थी कि जिस तरह का बदलाव सर करना चाह रहा था कई राज्यों में, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उस तरह के बदलाव को लेकर मामला आगे नहीं बढ़ सका। राजनीति को लेकर पेच फंस गया। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, कुंभ के समय जिस तरह की एक तरह से एक दूसरे का पोल खोल अभियान चला, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चीजें निकलकर सामने आने लगी, तो योगी आदित्यनाथ साहब ने यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने एक तरह से खूंटा गाड़ दिया कि मैं फिलहाल हटने वाला नहीं। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई तो वो मामला अटक गया और इसीलिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मसला अटक गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला भी अटकता रहा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान ये कहता है कि आधे से अधिक राज्यों में संगठन के चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन अब फाइनली जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को 37 भागों में 37 राज्यों में बांट रखा है, तो 19 राज्यों में कम से कम चुनाव होने चाहिए, 19 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में। तो अब 26 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है, यानी वो संवैधानिक बाध्यता हट गई। हालांकि सब भारतीय जनता पार्टी के अगर संविधान की बात करें तो 3 साल बाद नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए था। जनवरी 2023 में जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, लोकसभा चुनाव के नाम पर जून 2024 तक बढ़ा दिया गया और जून 2024 से अब जुलाई 2025 आ गया, यानी लगभग 13 महीने हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के मुताबिक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हुई। आरएसएस और बीजेपी के बीच में घमासान की खबरों को लेकर, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर कई कदम आगे बढ़ चुकी है, अब इसको टालने को लेकर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। अब मैं उस नाम का भी खुलासा आपके सामने कर देता हूं जिस नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मुहर लगने की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले स्वयंसेवक, प्रचारक, बहुत ही कट्टर तरीके से अपनी बातों को लागू करने वाले, यानी दूसरों के झांसों में ना आने वाले, दूसरे की बातों में ना आने वाले, जो फैसला उन्होंने कर लिया उस फैसले को लागू करने वाले, चाहे उसका चुनावी लाभ मिले या ना मिले, कोई नेता नाराज हो या ना हो। मैं कट्टर शब्द का इस्तेमाल मैंने इस संदर्भ में किया, तो उसको पूरी तरह से लागू करने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लगभग मुहर लगा दी गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अगले, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और मनोहर लाल खट्टर क्यों बनने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कई चीजें आप देख लीजिए कि उनका प्लस पॉइंट क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए, 27 साल की उम्र में प्रचारक बन गए, 14 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, 1994 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सन 2000 में हरियाणा बीजेपी के संगठन महासचिव नियुक्त किए गए। इतने लंबे समय तक
संघ के साथ काम करना, स्वयंसेवक के तौर पर, प्रचारक के तौर पर, फिर डेपुटेशन जैसा होता है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से संघ से बीजेपी में आए, मनोहर लाल खट्टर साहब भी संघ से बीजेपी में आए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर साहब ने लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। और जब नरेंद्र मोदी 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर देश की केंद्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनकर आए, तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। और जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने ही अंदाज में अड़कर काम करते हैं, तो 2024 से पहले इस तरह का माहौल बन गया था कि हरियाणा के कई बीजेपी नेता उनसे नाराज चल रहे थे। ये कहा गया कि वो राजनीति को समझते नहीं है, नेताओं की बात सुनते नहीं है, राजनीति के हिसाब से अपने फैसले करते नहीं है, या यूं कहूं कि राजनीति के हिसाब से अपने फैसले बदलते नहीं है। चुनाव हारने का खतरा मंडराने लगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको एक तरह से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और 9 साल 4 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, और लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनकर वो दिल्ली आ गए, और नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट में उन्हें मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। और उसके बाद वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहे, और इस बात की कोशिश वो कैसे करते रहे कि अमित शाह जो राजनीतिक बैठकें लेते हैं, अमित शाह जिस तरह की मीटिंगें करते हैं, उनको ये कहा गया, उनसे ये बोला गया कि आप इस तरह की बैठकों में, जब भी आप राजनीतिक बैठकें करते हैं बड़े नेताओं के साथ या सहयोगी दलों के नेताओं के साथ, तो उसमें बाकायदा मनोहर लाल खट्टर साहब को भी आप अपने साथ बिठाइए। और उसके बाद हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों के साथ जो सहयोगी दलों के साथ जो बैठक हुई, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए, ताकि वो सहयोगी दलों के नेताओं के राजनीतिक मिजाज को समझ सके और राज्यों की, अन्य राज्यों की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझ सके। और उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम पर अड़ा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अन्य नेता हो, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोज सिन्हा, ये तमाम लोग जो हैं वो पुरानी टीम के साथ या राजनीतिक तरीके से काम करने के आदी हो चुके हैं। ये अड़कर लड़कर अपने फैसलों को लागू करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, इस बात पर संघ को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। तो फॉर द टाइम भी, यानी एक कार्यकाल के लिए, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी में बदलाव का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। जब मैं बात कर रहा हूं बदलाव का ब्लूप्रिंट, तो ये मान के चलिए कि जो नरेंद्र मोदी साहब का नागपुर का दौरा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक की, उस मुलाकात में जो फॉर्मूला तय हुआ था, जो बाद में आकर किसी वजह से वो उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया नहीं जा सका, उसी फॉर्मूले के तहत ये बात हो रही है। और इसलिए चूंकि नरेंद्र मोदी संघ के फॉर्मूले से एक तरह से सहमत हो गए थे, तो संघ भी नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके करीबी सहयोगी के नाम पर एक तरह से सहमत हो गया है। हालांकि उनमें कई तरह की शर्तें भी लगाई गई है, जैसा कि मैंने कहा ना कि क्या टास्क दिया गया है। संघ इस बात पर तैयार हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर संघ के एजेंडे को, संघ के फैसले को, संघ के मिशन को, संघ के भविष्य की रणनीति को पूरी तरह से, यानी 100% अमल में लाएंगे। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ये सबसे बड़ा टास्क दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो बदलाव की बात कही जा रही है, सरकार में भी, संगठन में भी, देश के कई राज्यों में जो मुख्यमंत्रियों को बदलने की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर यह फैसला आसान नहीं होगा। इस नए समीकरण में जब कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ गई, संघ और बीजेपी के रिश्तों में खटास की बात कही जा रही है, संघ के अंदर भी नेताओं के कई ग्रुप बन गए हैं, बीजेपी के अंदर नेताओं के कई ग्रुप बन गए हैं, तो इन तमाम फैसलों को लागू करना इतना आसान नहीं है। तो संघ इसी बात पर तैयार हुआ है कि मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपने को तैयार है, यानी मनोहर लाल खट्टर के नाम पर वो मंजूरी लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते वो संघ के एजेंडे के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम भाजपा शासित राज्यों में बदलाव के फॉर्मूले को, बदलाव की रणनीति को लागू कर सके। और जैसा कि मैंने कई बार अपनी स्टोरी में आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के साथ ही राष्ट्रीय मुख्यालय में, जैसे कहते हैं ना, घर के सारे बल बदल डालेंगे टाइप में तमाम नए नेता आपको नजर आएंगे। मोदी सरकार में भी फेरबदल होगा।
कई कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी होगी, कईयों को राजभवन राज्यपाल बनाकर भेजा जाएगा और कुछ नए नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी छुट्टी होगी, उनको भी देश की केंद्रीय राजनीति में लाया जाएगा अगर वो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ये तमाम फैसले लागू करने के लिए संघ को एक अक्खड़ नेता की जरूरत थी जो फैसला कर लेने के बाद पीछे हटे नहीं, और यही वो गुण था जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर साहब का नाम आगे प्रस्तावित किया। कई तरह के किंतु परंतु, कई बार रोक अवरोध, इन तमाम चीजों के बाद आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनोहर लाल खट्टर साहब के नाम पर एक तरह से सहमत हो गया है। मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अगर आने वाले 10 दिनों में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई तो 15 से 18 जुलाई के बीच में, ज्यादा संभावना 17-18 जुलाई के बीच में मनोहर लाल खट्टर साहब के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कई तकनीकी पहलू हैं, क्योंकि चुनाव समिति की घोषणा होगी, उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा जिसमें बाकायदा बताया जाएगा कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू कब होगी, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख कब होगी, और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तक जब कोई और दूसरा उम्मीदवार पर्चा नहीं भरेगा तो फिर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो होता है, लेकिन चुनाव की नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर्चा भरता है और निर्विरोध ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का चयन कर लिया जाता है, ऐलान कर लिया जाता है। तो तमाम तकनीकी औपचारिकताएं आने वाले दिनों में पूरी की जाएगी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। और अगर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी तो मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्षों के लिए अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं यूं कहूं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उसके बाद संसद का मानसून सत्र होगा। संसद के मानसून सत्र में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का माहौल हो सकता है, उसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से रस्साकसी है, और चूंकि मानसून सत्र के बाद बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, सितंबर में तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो उसकी छाया भी कहीं ना कहीं संसद के मानसून सत्र पर पड़ती हुई नजर आएगी। और फिर संसद के मानसून सत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में, कई राज्यों के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की जा चुके हैं, उनमें भी संगठन नया बनेगा, तो वहां भी संगठन में बदलाव होंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की विदाई भी होगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल होता हुआ भी नजर आएगा। तो फिलहाल अब इंतजार कीजिए 15 से 18 जुलाई के बीच का मनोहर लाल खट्टर साहब की ताजपोशी का, अगर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मार्च में जो फॉर्मूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में तय हो गया था, दिल्ली आकर उसमें कई तरह के किंतु परंतु जुड़ गए थे। अब जो फॉर्मूला तय हुआ है, अगर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं जुड़ता है, कहीं से कोई अवरोध नहीं आता है, और कम कहे को ज्यादा समझिए, जब मैं कहता हूं कि कहीं से कोई अवरोध नहीं आता तो अवरोध कहां से आ सकता है, तो अगर कहीं से कोई अवरोध नहीं आता तो फिर मनोहर लाल खट्टर साहब का नाम तय है। जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी अभिन्न मित्र तो हैं, लेकिन उन्हीं नरेंद्र मोदी साहब के करीबी अभिन्न नेता अमित शाह जो है, उनकी ट्यूनिंग मनोहर लाल खट्टर साहब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तमाम समीकरण हमें देखने होंगे, लेकिन नाम तय हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर फॉर्मूला, जो समझौते का जो फॉर्मूला है, उसको लेकर बीजेपी और संघ आगे बढ़ती है तो फिर जल्द ही नाम का ऐलान भी हो सकता है। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि अगर 18 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला तो फिर बीजेपी की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर आपका क्या मानना है, और आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल खट्टर साहब भारतीय जनता पार्टी को संघ के एजेंडे के हिसाब से बदल पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। नमस्कार।